बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के दक्षिण में एक अत्यंत समृद्ध राज्य था जिसका नाम था चंदनगढ़। चंदनगढ़ अपनी खुशबूदार लकड़ियों और अपने राजा महाराज राजेंद्र सिंह के अजीबोगरीब न्याय के लिए प्रसिद्ध था। महाराज राजेंद्र सिंह दिल के बुरे नहीं थे, लेकिन उन्हें अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था। उनका मानना था कि दान उसे ही मिलना चाहिए जो उसका सही उपयोग करना जानता हो। इसलिए उनके दरबार में एक बड़ा सा घंटा लगा था। जो कोई भी मदद मांगने आता उसे वह घंटा बजाना पड़ता था। लेकिन नियम ये था कि घंटा बजाने वाले को राजा के 3 सवालों के जवाब देने होते थे। अगर जवाब सही मिला तो झोली भर दी जाती थी, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाता था। एक दिन दरबार लगा हुआ था। महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में खड़ा था उनका महामंत्री भैरव, जिसकी आंखों में हमेशा एक धूर्तता दिखाई देती थी। तभी एक सेठ जिसका नाम धनराज था कांपते हुए आगे बढ़ा। आओ सेठ धनराज, हमने सुना है कि तुम्हें व्यापार में घाटा हुआ है और तुम शाही खजाने से मदद चाहते हो। जी महाराज, मेरे जहाज डूब गए, मैं बर्बाद हो गया हूँ। बस कुछ मुद्राओं की सहायता कर दे, मैं दोगुना करके लौटा दूंगा। धन हम देंगे, पर पहले हमारी शर्त बताओ, वो क्या है जो तुम्हारे पास है जिसे तुम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन दूसरे लोग तुमसे ज्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास महाराज मेरी तिजोरी नहीं, उसकी चाबी तो मेरे पास रहती है। मेरी जमीन नहीं। महाराज, मुझे थोड़ा समय दीजिए। समय ही तो नहीं है सेठ जी। महाराज, इसे उत्तर नहीं पता। इसका उत्तर है तुम्हारा नाम। तुम्हारा नाम तुम्हारा है, लेकिन तुम खुद उसे नहीं पुकारते। दूसरे लोग उसका इस्तेमाल तुमसे ज्यादा करते हैं। तुम इतने सरल प्रश्न में उलझ गए तो व्यापार क्या खाक संभालोगे? सैनिकों, इसे बाहर ले जाओ। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में विजय नाम का एक युवक रहता था। विजय बहुत ही होनहार था, लेकिन गरीबी ने उसे जकड़ रखा था। उसके घर में उसकी छोटी बहन सुधा बहुत बीमार थी। वैद्य ने कहा था कि अगर कल तक उसे नगर से विशेष औषधि नहीं मिली तो उसके प्राण नहीं बचेंगे। औषधि बहुत महंगी थी। काकी, घर में एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। सुधा का बुखार बढ़ता जा रहा है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं अपनी बहन को खो दूंगा। बेटा विजय, तेरे पास दिमाग है, तू समझदार है। तू राजा के पास क्यों नहीं जाता? सुना है वो बुद्धिमानों की कद्र करते हैं। काकी, राजा के सवालों के बारे में कौन नहीं जानता। अगर मैं हार गया तो मुझे राज्य निकाला दे दिया जाएगा। फिर सुधा का क्या होगा? और अगर तू नहीं गया तो सुधा वैसे भी नहीं बचेगी। बेटा, हारने के डर से कोशिश न करना सबसे बड़ी हार है। तेरी नीयत साफ है, जा, ईश्वर तेरी मदद करेंगे। काकी की बातों ने विजय के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। उसने अपनी बहन के माथे पर ठंडी पट्टी रखी, काकी को उसकी देखभाल सौंप दी और राजमहल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन विजय के कदम नहीं रुके। विजय राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। वहां एक बड़ी सी मूंछों वाला द्वारपाल खड़ा था, जो लोगों को डराकर भगा रहा था। ए लड़के, कहाँ जा रहा है? ये राजा का दरबार है, कोई धर्मशाला नहीं। चल भाग यहाँ से। द्वारपाल जी, मैं महाराज से मदद मांगने आया हूँ। मेरी बहन बहुत बीमार है, मुझे अंदर जाने दीजिए। महाराज की शर्तों के बारे में पता है ना? वैसे भी मैं तुझे अंदर जाने दे सकता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन अंदर से तो कुछ मिलेगा ना। देख, अगर तुझे महाराज ने जो भी इनाम दिया
उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। अगर मंजूर है तो जा, वरना लौट जा। विजय समझ गया कि यह द्वारपाल बहुत लालची है। उसने एक पल सोचा और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है द्वारपाल जी, मैं आपको वचन देता हूँ, मुझे जो भी इनाम मिलेगा उसका ठीक आधा हिस्सा मैं आपको दूंगा। शाबाश, जा, तेरी किस्मत अच्छी रहे। आज तो बिना कुछ किए ही ढेर सारा धन मिलेगा। विजय दरबार में दाखिल हुआ। उसने देखा कि बड़े बड़े विद्वान और मंत्री बैठे हैं। उसने साहस जुटाकर वह विशाल घंटा बजाया। कौन है ये नौजवान? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सभा में आने की? महाराज की जय हो, मेरा नाम विजय है। मैं अपनी बीमार बहन के प्राण बचाने के लिए आपकी सहायता मांगने आया हूँ। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूँ। महाराज, ये एक साधारण सा गांव वाला दिखता है। ये हमारा समय बर्बाद करेगा। इसे कुछ सिक्के देकर विदा कीजिए। नहीं मंत्री जी, नियम सबके लिए एक है। युवक, तुम्हें 3 पड़ाव पार करने होंगे। क्या तुम तैयार हो? जी महाराज, मैं तैयार हूँ। तो ये रहा मेरा पहला प्रश्न। वो कौन सी चीज है जो सूखी हो तो 2 किलो, गीली हो तो 1 किलो और जल जाए तो 3 किलो हो जाती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सूखी चीज गीली होकर भारी होनी चाहिए, ये हल्की कैसे हो गई? और जलने के बाद वननबा कैसे गया? विजय ने अपनी आंखें बंद की, अपने विज्ञान के ज्ञान को टटोला और फिर मुस्कुराया। महाराज, ये प्रश्न बहुत ही रोचक है। इसका उत्तर है सल्फर गंधक। विस्तार से समझाओ। जी महाराज, सल्फर जब ठोस सौले होता है तो मान लीजिए 2 किलो है। जब उसे हम पिघलाते या गीला करते हैं तो उसका घनत्व और आयतन बदलता है। लेकिन यहाँ पहेली का अर्थ है बारूद बनाने में उपयोग। लेकिन जलने के बाद सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, जिसका वनन ऑक्सीजन जुड़ने के कारण बाज आता है। यह एक रासायनिक पहेली थी महाराज। अति उत्तम। बहुत कम लोग इसका सही उत्तर जानते हैं। तुम पहले पड़ाव में पास हुए। महाराज, ये तो बस तुक्का हो सकता है। दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। अनुमति है? सुन लड़के, मेरा प्रश्न कोई पहेली नहीं बल्कि एक चुनौती है। तुझे हमें एक ऐसी झूठी कहानी सुनानी होगी जिसे हम बीच में ही रोककर ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि ये झूठ है। याद रखना, अगर हमने पूरी कहानी सुन ली और न ही टोका तो तू हार जाएगा, और अगर हमने कहा यह सच नहीं हो सकता तो तू जीत जाएगा। यह एक बहुत शातिर चाल थी। अगर विजय कोई भी जादुई कहानी सुनाता तो मंत्री चुपचाप सुनता रहता, उसे टोकता ही नहीं और अंत में कहता कि मैंने तो इसे सच मान लिया, और विजय हार जाता। विजय को कुछ ऐसा बोलना था जो मंत्री की बर्दाश्त के बाहर हो। जैसी आपकी आज्ञा महामंत्री जी, मैं कहानी शुरू करता हूँ। मेरे दादाजी बहुत अमीर थे, इतने अमीर कि उन्होंने एक बार पूरे आकाश को खरीद लिया था। फिर उन्होंने तारों को भी खरीद लिया और उन्हें पॉलिश करवाने के लिए नीचे उतरवाया। लेकिन फिर एक समस्या हुई। आपके पिता यानी महामंत्री जी के स्वर्गीय पिताजी मेरे दादाजी के यहाँ अस्तबल में घोड़ों की लीद साफ करने की नौकरी मांगने आए। मेरे दादाजी बहुत दयालु थे, उन्होंने आपके पिता को नौकरी दे दी। लेकिन आपके पिताजी बहुत चोर प्रवृत्ति के थे, उन्होंने अस्तबल से घास चुराना शुरू कर दिया। जब मेरे दादाजी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा तो सजा के तौर पर आपके पिताजी को मेरे दादाजी ने अपना गुलाम बना लिया। और ये बात एक ताम्रपत्र पर लिखी है जो मेरे पास है, जिसमें लिखा है कि महामंत्री भैरव का पूरा खानदान और वो खुद मेरे खानदान के गुलाम हैं और उन्हें अभी मेरे पैर दबाने होंगे। झूठ! यह सरासर झूठ है। मेरे पिता सम्मानित व्यक्ति थे और मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। तुम बकवास कर रहे हो। धन्यवाद महामंत्री जी, आपने कह दिया कि ये झूठ है। मेरी शर्त पूरी हुई। वाह, क्या गजब की चतुराई है। मंत्री जी, आपने खुद ही अपनी हार स्वीकार कर ली। युवक, हम तुम्हारी हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित हैं। महामंत्री भैरव का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, लेकिन महाराज अभी संतुष्ट नहीं थे। विजय,
तुमने बुद्धि और वाक्पटुता का प्रमाण तो दे दिया, लेकिन एक राजा को यह भी देखना होता है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है। यह तुम्हारा अंतिम और तीसरा प्रश्न है। मांगो, तुम इनाम में क्या चाहते हो? तुम जितना सोना चाहो मांग सकते हो, या फिर राज्य में कोई पद मांग सकते हो। विजय को अपनी बीमार बहन का ख्याल आया। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसे द्वारपाल को दिया गया वचन भी याद आया। महाराज, अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, तो मुझे सोने चांदी के सिक्के नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? महाराज, मुझे इनाम में 100 कोड़े चाहिए। क्या तुम होश में हो? लोग धन मांगते हैं और तुम अपने लिए सजा मांग रहे हो। जी महाराज, मेरी यही इच्छा है, लेकिन मेरी एक विनती है। ये कोड़े मुझे नहीं, बल्कि मेरे साझेदार को लगाए जाए। साझेदार? कौन है तुम्हारा साझेदार? महाराज, आपके मुख्य द्वार पर खई द्वारपाल ने मुझसे वचन लिया था कि मुझे जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा उसे देना होगा। चूंकि मेरा इनाम 100 कोड़े हैं, तो कृपया करके 50 कोड़े उस द्वारपाल को लगाए जाएं, और बाकी 50 अगर आप चाहें तो मैं खाने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने रिश्वत देने के लिए हामी भरी थी, जो कि एक अपराध है। महाराज राजेंद्र सिंह सन्न रह गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि उनके राज्य में भ्रष्टाचार किस कदर फैला हुआ है। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। सैनिकों, तुरंत उस द्वारपाल को दरबार में हाजिर किया जाए। क्यों रे? तूने इस भोले युवक से मदद के बदले हिस्सा मांगा था? माँ, महाराज, दया, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा ये कुछ धन लाएगा। तुझे धन चाहिए था ना, तो ये युवक तुझे अपना इनाम दे रहा है। सैनिकों, इस द्वारपाल को ले जाओ और इसे पूरे 100 कोड़े लगाओ। 50 इसके हिस्से के और 50 इस युवक के हिस्से के, क्योंकि इस युवक ने तेरी सच्चाई हमारे सामने लाकर राज्य पर उपकार किया है। इसे नौकरी से बर्खास्त किया जाए। नहीं महाराज, दया। विजय, तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि ईमानदार भी हो। तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। महाराज, मुझे कोड़े नहीं चाहिए, बस मेरी बहन के इलाज के लिए कुछ धन चाहिए। तुम्हें धन मांगने की आवश्यकता नहीं है। राजवैद्य अभी तुम्हारे साथ जाएंगे और तुम्हारी बहन का इलाज करेंगे, और आज से तुम हमारे दरबार के शाही सलाहकार नियुक्त किए जाते हो। तुम्हारे जैसे रत्न को हम गांव की धूल में नहीं रहने देंगे। महाराज का निर्णय सर्वोपरि है। विजय की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह राजवैद्य को लेकर अपने घर पहुंचा। सही समय पर इलाज मिलने से उसकी बहन सुधा की जान बच गई। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, तेरी नीयत साफ है तो ईश्वर भी साथ देगा। आज तूने न सिर्फ अपनी बहन को बचाया, बल्कि पूरे राज्य को उस बेईमान द्वारपाल से मुक्ति दिलाई। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है काकी, और महाराज की न्याय प्रियता का। उस दिन के बाद से चंदनगढ़ के दरबार से वह लालची द्वारपाल हमेशा के लिए हट गया, और विजय ने अपनी बुद्धिमानी से राज्य की कई समस्याओं को सुलझाया। महाराज राजेंद्र सिंह ने वह शर्तों वाला नियम नहीं बदला, लेकिन अब वह नियम गरीबों को परखने के लिए नहीं, बल्कि उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए इस्तेमाल होता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विपत्ति में घबराने की बजाय बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, और लालच का फल हमेशा बुरा होता है, जैसा उस द्वारपाल के साथ हुआ।